आज जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कशन के एजेंडा में मैंने रखा है उसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब ये जो सेगमेंट रिपोर्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, आपको बेहतर समझ में तब आएगा जब आप अपने दिमाग में ऐसे सेट करो कि एक कंपनी है जिसका नाम है आईटीसी। नाम आपने सुना होगा। और मान लीजिए इसके 4 अलग अलग बिजनेसेस हैं जो कि आप जानते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग यूज भी करते होंगे। जैसे आईटीसी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है सिगरेट का, मैं सी लिख रहा हूं। आईटीसी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कॉपी किताब वगैरह बनाते हैं ना वो लोग, उसको ये लोग पेपर एंड पेपर बोर्ड बोलते हैं। वैसे आईटीसी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है होटेल्स का। आईटीसी का एक बिजनेस है फूड वाला जिसको ये लोग एग्रो प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें ये आशीर्वाद आटा वगैरह बेचते हैं। और वैसे आईटीसी का एक और बिजनेस है, ये लोग उसको क्या नाम देते हैं, मैंने क्या क्या बोल दिया। अच्छा, एक बार 4 ही पकड़ते हैं चलिए। तो मान लो आईटीसी के ये 4 अलग अलग बिजनेस हैं, इसको हम लोग एक एक डिवीजन या एक एक सेगमेंट बोलेंगे। तो जैसे आप ये अलग अलग बिजनेसेस को एक एक सेगमेंट बोलते हो ना, वैसे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया को भी एक एक सेगमेंट बोला जाता है, विच वी विल लर्न लेटर 2-3 मिनट के बाद। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिक्वायर्स एन एंटिटी लाइक आईटीसी कि भाई आप लोग एक कंपनी का तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते ही हो, तो व्हाई नॉट आपके ये जो सेगमेंट्स हैं अलग अलग, इनका हमको डिटेल दे दो, प्रॉफिट का, लॉस का, सेल का, असेट का, लायबिलिटीज वगैरह का, जिसको बोलते हैं ना फिनेंशियल डेटा, हमको सेगमेंट वाइज दे दो सो दैट हम सेगमेंट का परफॉर्मेंस को जज कर पाए। ये A17 आईटीसी जैसी कंपनियों को बोलता है और वो बोलता है थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। सो ब्रॉडली आप बोल सकते हो कि A17 रिक्वायर्स एन एंटिटी टू प्रोवाइड सम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स various segments or about its various divisions. Okay, so टोटल मिलाकर के 10 पैराग्राफ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आइए पहला वाला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कशन का एजेंडा ये है कि सेगमेंट किसको बोलते हैं। हाउ A17 हैज डिफाइंड अ सेगमेंट। दे से अ सेगमेंट इज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। आप लोग ना स्क्रीन देखते रहिएगा, वहां पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको टाइम टू टाइम रीड करते रहिएगा। आपको कॉपी में बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही वाला पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, तो कहते हैं कि ये सेगमेंट इज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज इंगेज्ड इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑब्लिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 2 वर्ड है यहां पे, अभी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे फोकस करिए। तो अ सेगमेंट इज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक बार साइड रखिए। तो अगर मैं रिपीट करूं कि सेगमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नाउ टेक दिस एग्जांपल। अब ये जो आईटीसी की कंपनी में ये जो सिगरेट वाला जो प्रोडक्ट है, ये पेपर बोर्ड के प्रोडक्ट से या होटल वाले प्रोडक्ट से या एग्रो प्रोडक्ट्स के से रिस्क एंड रिटर्न की प्रोफाइल में डेफिनेटली अलग होगा। प्रोडक्ट का सेपरेट आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे, ये सिगरेट है, ये होटल है, ये पेपर बोर्ड है, तो दे आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो एज दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ईच ऑफ दीज बिजनेसेस आर कॉल्ड सेगमेंट्स। सो मैं क्लोज करता हूं। A segment is a component of an enterprise which is engaged in the products or services which are significantly different from other products and services. अब आप products and services को एक बार ड्रॉप करो और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आओ, जिससे आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट का आइडिया लगेगा। क्या बोलता है? A segment is a component of an enterprise which is engaged in economic environment which is significantly different from other economic environment. मतलब मैं ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब ज्योग्राफिकल एरिया,
मतलब मैं ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहा हूं जो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से बिल्कुल अलग है। मान लो अपन आईटीसी का बात करते हैं, तो आईटीसी का इंडिया में भी बिजनेस है और इंडिया के बाहर भी बिजनेस है। तो इंडिया में जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इंडिया के बाहर का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। वहां पे आप कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है तो पीपल विल पे एनीथिंग फॉर दैट। सो अगर दो अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंपनी के बिजनेसेस हैं, तो उन दोनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को यानी ज्योग्राफिकल एरियाज को भी सेगमेंट्स बोला जाएगा। दे विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। और अगर ऐसे करके सिगरेट और पेपर और होटल और एग्रो प्रोडक्ट्स, तो ये भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इस तरह के जो सेगमेंट है ना, सिगरेट और पेपर वगैरह वाले, इनको बोला जाता है बिजनेस सेगमेंट्स। और जो इंडिया का बिजनेस और इंडिया के बाहर का बिजनेस है, वैसे सेगमेंट को बोला जाता है जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। So I'm closing down my paragraph number 1, which is just giving us the definition of segment. कि segment is nothing but a component of an enterprise which is engaged in providing the products or services oblique economic environment which are significantly different from other products and services and economic environments. Okay. Now comes para 2, जिसमें बोलता है कि there are two types of segments. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं. One is the business segment and the second one is the geographical segments. Individually business segment क्या होता है, geographical segments क्या होता है, I had discussed in the first para. I'm repeating it again. You please read the paragraph with me on the screen. कहता है कि a business segment is a component of an enterprise which is engaged in providing products and services that is subject to, इसको ध्यान दो, risks and returns which are significantly different from those of other business segments. Business segments का पहला क्राइटेरिया है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से कनेक्टेड होना चाहिए। अब जैसे सिगरेट, तो सिगरेट इज ए प्रोडक्ट। अब जैसे होटल, तो होटल इज ए सर्विस। अब जैसे एग्रो प्रोडक्ट, तो वहां पे आशीर्वाद आटा इज ए प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके रिस्क एंड रिटर्न से, एग्जांपल सिगरेट का जो रिस्क एंड रिटर्न है, वो एग्रो प्रोडक्ट के रिस्क एंड रिटर्न से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो सिगरेट विल बी कॉल्ड वन बिजनेस सेगमेंट एंड एग्रो प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड अनदर बिजनेस सेगमेंट। अब छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अभी इन दिनों में बात चल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिगरेट प्रोडक्ट्स है ना, इसके ऊपर जीएसटी को 28 से बढ़ा करके दे विल बी इंक्रीजिंग टू 35%। एक नया जीएसटी का ब्रैकेट ये लोग लाने वाले हैं। तो अब इसके कारण सिगरेट की प्रॉफिटेबिलिटी आईटीसी की बुरी तरह से मार खा जाएगी। तो है ना जी, एक रिस्क एंड रिटर्न बिल्कुल अलग। और वो चीज एग्रो प्रोडक्ट में कभी हो ही नहीं सकता। आटा में वैसा जीएसटी ये लोग कभी बढ़ा ही नहीं सकते, सरकार गिर जाएगी। सो व्हाट वी से कि सिगरेट के रिस्क एंड रिटर्न्स और एग्रो प्रोडक्ट के रिस्क एंड रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। So what we say कि cigarette is one business segment and agro product is another business segment. Repeat करता हूं, business segment मतलब segment of products and services। और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से आप अलग कैसे करेंगे कि एक सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न्स दूसरे सेगमेंट के रिस्क एंड रिटर्न्स की प्रोफाइल से बिल्कुल अलग होना चाहिए। Now let us go into the fourth para which is geographical segments. क्या कहता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट? जहां पे वर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज था ना, वहां पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो रहेगा, पर वहां पे एक एडिशनल वर्ड आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो मैं पढ़ता हूं, पहले मेरा पैराग्राफ रीड करो मेरे साथ कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये देखो, विद इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया that is subject to risks and return which is different from the components operating in other economic environment। मान लो अमेरिका, तो इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स का जैसा रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल है, अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट्स का रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है। अगर रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, देन इंडिया विल बी वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट एंड अमेरिका विल बी अनदर ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सो अगर कोई एंटिटी के पास मोर देन वन प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है, तो आप बोलेंगे कि द एंटिटी हैज मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट्स। सिमिलरली, अगर कोई कंपनी मोर देन वन
ज्योग्राफिकल एरिया में काम करती है, जहां का रिस्क एंड रिटर्न सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे यस द कंपनी हैज मोर देन वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास 5-6 बिजनेस सेगमेंट्स हों और 5-6 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी हों। तो अगर इतने सारे सेगमेंट्स हों तो सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो लोग, ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे करके इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। पैरा 5 बोलता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग कितनी तरह की होती है। द आंसर इज सेगमेंट रिपोर्टिंग 2 तरह की होती है, इधर और नहीं है, इधर और नहीं है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, 2 रिपोर्टिंग होता है, वन इज प्राइमरी रिपोर्टिंग एंड अनदर इज सेकेंडरी रिपोर्टिंग। और ऐसा भी पॉसिबल है, और रादर ऐसा बहुत इजीली पॉसिबल है कि एक एंटिटी को प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ओके, सो प्राइमरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको पूरा डिटेल में, बट प्राइमरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ मोर इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ लेस इंफॉर्मेशन। अगर ब्रॉडली मैं कहूं या रादर मैं बोलूं, अगर एकदम 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 पिन पॉइंट करके बोलूं, तो प्राइमरी रिपोर्टिंग में एक एंटिटी को 7 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है, और सेकेंडरी रिपोर्टिंग में एक एंटिटी को 3 इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है। तो प्राइमरी इज मोर ब्रॉडर और बिगर वे ऑफ रिपोर्टिंग, सेकेंडरी इज अ स्मॉलर वे ऑफ रिपोर्टिंग। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अब अगर आप एक बड़ा मूवी बना रहे हो तो प्राइमरी रिपोर्टिंग, अगर आप एक छोटा रील बना रहे हो तो वो सेकेंडरी रिपोर्टिंग है। आइए आगे चलते हैं। तो क्या प्राइमरी रिपोर्टिंग होता है, क्या सेकेंडरी रिपोर्टिंग होता है, एंटिटी को कैसे इन सब रिपोर्टिंग को करना पड़ता है, पर्पस क्या है, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तक की पढ़ाई से मैं आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके दे दूं कि सेगमेंट की रिपोर्टिंग वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया इसलिए कि कंपनियों को ब्रॉडली एक पीएल बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता ही था, तो उसमें पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस तो पता चलता ही था, लेकिन अलग अलग हिस्से का परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में पता नहीं चलता था जब तक A17 नहीं आया था। A17 के आने के बाद शेयर होल्डर लोगों को एनुअल रिपोर्ट में सेगमेंट का भी इंफॉर्मेशन मिलने लगा, जिससे कम से कम शेयर होल्डर ये तो पता करें कि भाई सिगरेट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है या होटल का, और एग्रो प्रोडक्ट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है या पेपर एंड पेपर बोर्ड वाला, पता तो चले, डिसीजन तो ले सके वो लोग अकॉर्डिंगली, मैनेजमेंट के ऊपर दबाव तो डाल सके कि भाई अगर होटल इज परफॉर्मिंग बैडली तो होटल बिजनेस को बेच दीजिए, सिगरेट बिजनेस पे फोकस कीजिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज के लिए A17 केम इनटू द पिक्चर। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं अपना पेज चेंज किया, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन को आपके लायक बना दूं, just give me some time. Okay, I think you can see it very clearly. So now, अब जो बच्चों धीरे धीरे डिस्कशन बढ़ेगा ना, थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता जाएगा, आप थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। ये डिस्कशन क्या चीज के ऊपर, आप जरा टेक्स्ट का हेडिंग देखिए, बिजनेस सेगमेंट्स और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। अब मान लो मैं आईटीसी का बात करता हूं, आईटीसी के मान लो 4 बिजनेस सेगमेंट्स है जो मैंने आपको बताया, सिगरेट, तुम्हारा एग्रो प्रोडक्ट्स, होटल और पेपर बोर्ड, और मान लो उसके 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, मान लो इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो आईटीसी के पास मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स भी हैं और मोर देन 1 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी हैं। तो आईटीसी को किस तरह का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, किसके लिए उसको 7 इंफॉर्मेशन याद तो होगा, प्राइमरी रिपोर्टिंग में 7 इंफॉर्मेशन होता है, तो किसके लिए उसको 7 इंफॉर्मेशन देना है और किसके लिए उसको 3 इंफॉर्मेशन देना है, ये तो आईटीसी को पता करना पड़ेगा ना। तो उसी चीज के बारे में ये सुंदर सा 6 नंबर पैराग्राफ है, बहुत डिटेल में, बहुत ब्यूटीफुली मैंने इसका पैराग्राफ का वो बना करके दिया है आप लोगों को। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। 6 का एक कहता है कि इफ देयर आर नो मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, मतलब मैं अगर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूं और सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया में काम करता हूं, मेरे पास एक से ज्यादा बिजनेस सेगमेंट्स भी नहीं है और एक से ज्यादा ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी नहीं है, A17 डजंट अप्लाई।
जब मेरे पास सेगमेंट्स ही नहीं है तो मैं रिपोर्टिंग क्या चीज का करूंगा? अब आप बोलेंगे सर बिजनेस का और ज्योग्राफी का कर दीजिए, वो तो सेम पीएल में ही तो है ना, पीएल मेरे उसी सेगमेंट का ही तो है ना, वो मेरी बैलेंस शीट में ही तो सारा डिटेल है। तो अगर नो मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट, नो मोर देन वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट है किसी कंपनी के पास, A17 डजंट अप्लाई, लेकिन उसको नोट्स में लिख के देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्योंकि मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट्स भी नहीं है और मोर देन वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी नहीं है, तो A17 इज नॉट अप्लाइड एंड देयरफॉर आई हैव नॉट डन सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब आइए बी नंबर पैरा, ये कहता है कि इफ देयर आर ओनली बिजनेस सेगमेंट्स बट नो मोर देन वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, मतलब मेरे पास 4 बिजनेस सेगमेंट्स तो हैं लेकिन ज्योग्राफिकल सेगमेंट नहीं है, मैं सारा ऑपरेशन इंडिया में ही करता हूं, तो क्या करना है? आंसर इज अपने बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मान लीजिए और प्राइमरी रिपोर्टिंग करके 7 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश कर दीजिए। और वो क्या क्या होता है थोड़ी देर के बाद हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे। आइए, if there are only business segments and no more than one geographical segments, then primary reporting is required for business segments and vice versa. Vice versa मतलब geographical segments के बारे में भी same rules apply। क्योंकि अगर मेरे पास 2 geographical segments तो हैं पर मेरा सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, तो मैं अपने ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के बारे में प्राइमरी रिपोर्टिंग करूंगा और मुझे सेकेंडरी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहां पे मेरे पास मोर देन वन सेगमेंट्स ही नहीं है। अगर सेगमेंट्स नहीं है तो मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे करूंगा? प्राइमरी रिपोर्टिंग कर दूंगा, सेकेंडरी रिपोर्टिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। नाउ कम्स द मेन पिक्चर कि इफ सी नंबर पैरा कि इफ देयर आर मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट्स एज वेल एज ज्योग्राफिकल सेगमेंट, जो आईटीसी के पास है, 4 तो बिजनेस सेगमेंट्स हैं और 2 जियोग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, तो आईटीसी क्या करेगा? कहता है देन द एंटिटी हैज टू फाइंड कि विच वन इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फॉर द एंटिटी। मैं रिपीट करता हूं, if there are more than one business segments as well as geographical segments, then the entity has to find which one is the dominant source of risk and return for the entity। easy language में बोलूं तो आईटीसी अपने बिजनेस सेगमेंट से ज्यादा परेशान है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट से ज्यादा परेशान है? आईटीसी कहां पे ज्यादा कंसर्न्ड है? आईटीसी कहां पे ज्यादा फोकस्ड है? आईटीसी किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है? आईटीसी का ओवरऑल कंपनी का रिस्क एंड रिटर्न बिजनेस से ज्यादा हिलता डुलता है या ज्योग्राफी में ज्यादा हिलता डुलता है? मतलब रिस्क एंड रिटर्न का डोमिनेंट सोर्स बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स है? ये पहले एंटिटी को पता करना पड़ेगा। द आंसर, अगर बिजनेस सेगमेंट इज मोर डोमिनेंट देन द ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, आंसर समझ में आ गया होगा, देन बिजनेस सेगमेंट विल बी प्राइमरी एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट विल बी सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आईटीसी ये बोल दे कि नहीं भैया मेरा तो बिजनेस सेगमेंट ही प्राइमरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिस्क एंड रिटर्न अगर हिलता है, थोड़ा भी प्रोडक्ट का डिफरेंसेस होता है तो मेरी कंपनी का रिस्क एंड रिटर्न हिल जाता है, तो मैं बिजनेस को प्राइमरी और ज्योग्राफी को सेकेंडरी बोलूंगा। ये उल्टा भी हो पॉसिबल है। ओके, देखिए मैंने लिख के दिया 1 नंबर पॉइंट में, इफ बिजनेस सेगमेंट इज डोमिनेंट तो बिजनेस सेगमेंट इज प्राइमरी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज सेकेंडरी। और बिजनेस सेगमेंट गिव 7 इंफॉर्मेशन, फॉर ज्योग्राफिकल सेगमेंट गिव 3 इंफॉर्मेशन। अगर उल्टा हुआ, अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट ज्यादा डोमिनेंट है तो अपने ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में 7 इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में 3 इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि आई एम अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन द बिजनेसेस एज वेल एज डिफरेंसेस इन द ज्योग्राफीज इक्वली, my entity is influenced or affected with regard to its risks and returns both by business segments as well as geographical segments, तो उस एंटिटी के पास, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ बोथ आर डोमिनेंट, माने आईटीसी के 4 बिजनेस सेगमेंट भी डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न है और 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न है, तो आईटीसी क्या करेगा? आईटीसी के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। किसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन? कि उन 4 बिजनेस सेगमेंट को भी प्राइमरी मान लो, उन दोनों ज्योग्राफिकल सेगमेंट को भी प्राइमरी मान लो
और दोनों को प्राइमरी मान के दोनों का 7-7 इंफॉर्मेशन दे दो मैट्रिक्स फॉर्म में, रो कॉलम सजा करके, दोनों का, बिजनेस का भी ज्योग्राफी का। माने 4 रो कर लो, ROW, 4 रो बना लो, 2 कॉलम बना लो, ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखलाता हूं। मैं थोड़ा सा इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं आपको मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन दिखलाता हूं। वैसे नोबडी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड प्रेजेंट्स दी मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, सारे लोग ऑप्शन 2 में जाते हैं, बट आपको एक बार मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि मान लो आईटीसी के 4 बिजनेस सेगमेंट, एक हो गया सिगरेट, एक हो गया पेपर, एक हो गया एग्रो और एक हो गया होटल, और 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एक इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे रो कॉलम में इंफॉर्मेशन सजा लो। अब मान लो आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन देना, सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स टू बी प्रेजेंटेड। सेगमेंट रिपोर्टिंग करना है ना, तो रिपोर्ट तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही देना है ना, फिनेंशियल डेटा बताना है। तो ऐसे करके बताना होगा कि सिगरेट का इंडिया में सेल कितना, सिगरेट का आउटसाइड इंडिया सेल कितना, पेपर का इंडिया में सेल कितना, पेपर का आउटसाइड इंडिया सेल कितना, एग्रो का इंडिया में सेल कितना, आउटसाइड इंडिया सेल कितना, होटल का इंडिया में सेल कितना, आउटसाइड इंडिया सेल कितना। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन कंपलसरी नहीं है। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एंटिटी ऑप्ट कर सकती है, और वो भी तब अगर एंटिटी को ये लगे बोथ आर डोमिनेंट। अगर बिजनेस डोमिनेंट है तो बिजनेस प्राइमरी, ज्योग्राफी सेकेंडरी हो जाएगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। अगर ज्योग्राफी ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है, तो ज्योग्राफी प्राइमरी और बिजनेस सेकेंडरी हो जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ये अगर बोथ आर डोमिनेंट तो ऑप्शन 1 इज मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन 2 बहुत इजी है कि आप बिजनेस को, ये जो बिजनेसेस है इसको प्राइमरी मान लो और ज्योग्राफीज को सेकेंडरी मान लो। इसमें उल्टा नहीं, यही है कि इफ यू वांट टू टेक ऑप्शन 2, even though you consider that both business and geographical segments are the dominant source of risks and returns, then take business as primary and geographical segment as secondary. Okay, so ये जो पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ ना, ये आपको किसका प्राइमरी रिपोर्टिंग करना है और किसका सेकेंडरी रिपोर्टिंग करना है उसके बारे में एक सुंदर सा डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। आइए नेक्स्ट वाले पैरा में चलते हैं। लेट मी मेक द स्क्रीन मोर विजिबल फॉर यू। ओके, नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियरली विजिबल। सो जूम क्लास वाले लोग टाइम टू टाइम यस सर नो सर लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा सब कुछ ठीक से। गुड, आइए। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग ये समझ गए कि आप अगर आईटीसी हैं तो आपको अपने बिजनेस सेगमेंट का प्राइमरी रिपोर्टिंग करना है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट का प्राइमरी रिपोर्टिंग करना है। ये डिपेंड करता है रिस्क एंड रिटर्न में कौन ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे के डिस्कशन में जा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली प्राइमरी रिपोर्टिंग होती कैसे है, करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब वर्चुअली आप ये समझ लो कि आप A17 के क्रक्स में आ गए, मतलब मेन जगह पे आ गए, मेन जगह पे। ओके, सेंटर पॉइंट पे आ गए। ओके, सो लिसन, प्राइमरी रिपोर्टिंग में 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड स्टेप नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का मतलब हुआ कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं या से फॉर एग्जांपल 10 बिजनेस सेगमेंट्स हैं अलग अलग, तो पूरे 10 के 10 का प्राइमरी रिपोर्टिंग होगा या 6-7 का होगा, 2-3 का नहीं होगा, या उसका क्या फंडा है उसके बारे में आपको डिस्कशन किया जाएगा। अब मान लो किसी के 100 बिजनेस सेगमेंट हैं
तो 100 कॉलम बना करके तो रिपोर्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर गंदा गंदा सा रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो उसका एग्जैक्ट स्टोरी क्या है हम लोग पढ़ेंगे इन द टॉपिक कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट उसके बाद। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, मैं थोड़ी देर के बाद जाता हूं, डी नंबर पैराग्राफ में आएगा। उसके पहले बी एंड सी दो चीज देख लीजिए कि जब हम लोग ये रिपोर्टिंग करेंगे ना सर, जब हम लोग ये रिपोर्टिंग करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना होगा हमें कि जब रिपोर्टिंग कर लेंगे ना तो रिकॉन्सिलिएशन फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो टू बी गिवन। ये लास्ट में मैं दोबारा भी बोलूंगा। ओके, अभी खाली सुन के चलो कि या छोड़ो ना, ये दोनों पॉइंट को बी और सी को एक बार छोड़ो, मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा बोलूं, खाली पढ़ लो अभी, बट लास्ट में दोबारा बोलूंगा ही बोलूंगा। रिकॉन्सिलिएशन फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो टू बी गिवन। रिकॉन्सिलिएशन मीन्स सेगमेंट विथ कंपनी, सेगमेंट का डिटेल कंपनी के डिटेल के साथ रिकंसाइल करेंगे। भाई कंपनी के ही तो सेगमेंट्स हैं, तो रिकॉन्सिलिएशन एक होगा। और नेम्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफ ईच सेगमेंट मस्ट बी गिवन इन द नोट्स, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फॉर एग्जांपल, भाई सिगरेट में आईटीसी के क्या क्या ब्रांड हैं, होटल में आईटीसी के क्या क्या ब्रांड हैं, एग्रो प्रोडक्ट में आईटीसी आशीर्वाद आटा सनफिस्ट बिस्किट वगैरह बनाती है, तुम्हारे पेपर एंड पेपर बोर्ड में मान लो आईटीसी क्लासमेट का कॉपी बनाती है, एक्सप्रेशन के कार्ड्स बनाती है, तो उनके क्या क्या प्रोडक्ट है वो भी देना पड़ता है प्राइमरी रिपोर्टिंग के लास्ट पार्ट में। ओके, तो बी और सी को एक बार ड्रॉप करके रखो। लेट अस फर्स्ट डिस्कस ए का स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। दिमाग में ये रखिए कि मान लीजिए मेरे 4 सेगमेंट्स हैं, मेरे 4 सेगमेंट्स हैं। अब मेरे को पता करना है कि इन 4 में से चारों का रिपोर्टिंग होगा, 3 का होगा या 2 का होगा। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे पता करना पड़ता है कि कौन कौन रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब स्टूडेंट तो सभी हैं, किसका किसका हाइट 5 फुट से ज्यादा है या 6 फुट से ज्यादा है, तो उसका तो एक तो आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका होता है। आइए वो डिस्कस करते हैं। सुनिए, दिमाग में रखिए कि मेरे 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट का नाम है ए बी सी डी। हम पता करने जा रहे हैं आउट ऑफ 4 सेगमेंट्स विच वन आर रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल का बेसिक आइडिया समझ लो कि जो इंपॉर्टेंट है वो रिपोर्टेबल है, जो बड़ा है वो रिपोर्टेबल है। ये बेसिक आइडिया दिमाग में रख लो। तो A17 ने 6 नंबर ऑफ क्राइटेरिया दिया है, इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर कोई भी सेगमेंट फुलफिल कर लेता है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल मान लिया जाता है। रिपोर्टेबल मान लिया गया मतलब उसका रिपोर्टिंग होगा, उसके इंफॉर्मेशन को फर्निश किया जाएगा। सर क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे? मैं बताया ना, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक सेल्स, प्रॉफिट, असेट, लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, एडिशन टू कैपिटल असेट्स, इन सब ऐसी कुछ मेन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग सेगमेंट वाइज डिटेल देंगे। बैलेंस शीट में ये सारा डिटेल मिलता है, बैलेंस शीट पीएल में, पर वो कंपनी वाइज मिलता है, अभी सेगमेंट वाइज देना है। तो सुनिए सर, क्या एजेंडा का डिस्कशन का एजेंडा क्या है? इन चारों में कौन कौन रिपोर्टेबल सेगमेंट है ये पता करना है। 6 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया सेल्स क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? हर सेगमेंट का एबीसीडी 4 सेगमेंट है तो इनका एक्सटर्नल सेल जो कस्टमर लोगों को माल बिकता है, और इंटर सेगमेंट सेल जिसको आप लोग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी बोलते हो या इंटर ब्रांच ट्रांसफर भी बोलते हो, आपस का जो ट्रांसफर होता है वो सेल पता कर लो। एक्सटर्नल सेल मतलब ए सेगमेंट का बाजार में कितना माल बिक्री हुआ, और इंटर सेगमेंट सेल मतलब ए का बी, सी और डी को कितना माल बिक्री हुआ, इसका टोटल कर लो। 4 टोटल आएंगे। मान लो ये टोटल आया 40, ये आया 90, ये आया 10, और ये मान लो दिख नहीं रहा है, ये मान लो आया 210। तो डी सबसे बड़ा सेगमेंट है, डी का सेल बहुत ज्यादा है। तो आप एक्सटर्नल सेल, इंटर सेगमेंट सेल टोटल लिख लो, सब सेगमेंट का टोटल कर लो। टोटल में जो 4 टोटल है इनका भी टोटल कर लो। 4, 40 और 90, 130, 140 एंड 210 मीन्स 350। इस 350 का 10% निकाल लो, दैट मीन्स 35। अब ये 35 के फिगर को
इन चारों फिगर में वर्ड, मेरा हाथ का मूवमेंट देखते रहना, 40, 90, 10 एंड 210 में से कौन सा सेगमेंट 35 से इक्वल टू या मोर सेल जनरेट करके दे रहा है कंपनी को। जो 10% ऑफ द टोटल सेल से जो भी सेगमेंट ज्यादा सेल जनरेट कर रहा है, इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू और मोर देन, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। सो इन दिस केस ए, बी एंड डी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, सी इज नॉट ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। अभी अपने दिमाग में खाली यही रखिएगा कि आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन है वो पढ़ना है, रिपोर्ट क्या बनाना है थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। आइए पैरा रीडिंग करते हैं। इफ ए सेगमेंट्स टोटल सेल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये वाले फिगर्स रिपीट भी हो रहा है, इज इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द टोटल सेल्स, ये रहा एकदम टोटल, विच इज एग्रीगेट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट्स। ये इंडिविजुअली टोटल सेल था एक एक सेगमेंट का, ये एग्रीगेट हो गया। इसका 10% से जो भी इक्वल टू या मोर सेल पैदा करके देता है, दे आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्राइटेरिया में चलते हैं, विच वी कॉल असेट्स क्राइटेरिया। असेट में क्या करना है, वेरी सिमिलर। यहां पे क्या करना है कि 4 सेगमेंट है ना आपके, उन चारों सेगमेंट का फिक्स्ड असेट और करेंट असेट आपको पहले पता करके लिख लेना है। जैसे आपने एक्सटर्नल सेल इंटरनल सेल लिखा ना, वैसे फिक्स्ड असेट करेंट असेट लिख लीजिए हर सेगमेंट का, ऐड कर लीजिए, ऐड करके ग्रैंड टोटल कर लीजिए, ग्रैंड टोटल करके 10% निकाल लीजिए। जिसका भी 10% से इक्वल टू या मोर असेट हुआ जिस सेगमेंट का, वो रिपोर्टेबल माना जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं यहां पे फिक्स्ड असेट लिख दूं, यहां पे करेंट असेट लिख दूं एंड देन टोटल कर दूं, सेम प्रोसेस होगा। 35 से ऊपर जिसका असेट है, जिस सेगमेंट में असेट का इन्वेस्टमेंट मोर देन 35 है या इक्वल टू 35 भी है, वो रिपोर्टेबल माना जाएगा। तो क्या लिखता देखिए मेरा असेट क्राइटेरिया, इट्स असेट्स, इट्स मतलब सेगमेंट्स का असेट्स आर इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ ऑल दी सेगमेंट्स। सो 10% के थ्रेशोल्ड को, चाहे सेल वाले थ्रेशोल्ड को, चाहे एसेट वाले थ्रेशोल्ड को, जो सेगमेंट मीट करता है, वो सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला जाएगा। नाउ कम्स रिजल्ट क्राइटेरिया। अगर मैं बोलूं सबसे कंफ्यूजिंग कोई है तो वो रिजल्ट क्राइटेरिया है। ओके, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले मैं लिखा हुआ पढ़ता हूं और आप देखना, आपको बहुत कम समझ में आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन। रिजल्ट क्राइटेरिया कहता है कि इट्स मतलब सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू: A, the total profit of all profit making segments, B, the total losses of all loss making segments। तो इसको समझाता हूं मैं कैसे। अब इसमें आपको पढ़ के जो भी समझ में आया मुझे मालूम नहीं, अब मैं समझाता हूं। देखो, मान लो मेरे 4 सेगमेंट है A, B, C, D। A और B प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है। A का प्रॉफिट 100 करोड़, B का प्रॉफिट 300 करोड़। C और D लॉस मेकिंग सेगमेंट है। C का लॉस 40 करोड़, D का लॉस से 10 करोड़। ये लॉसेस है, तो लॉसेस को चलो एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है सर, समझ में आया। लॉस प्रॉफिट तो सेगमेंट वाइज बनाया ही जा सकता है, प्रॉफिट लॉस तो हम डिपार्टमेंट वाइज निकाल ही सकते हैं, तो ये निकाल लिए। अब क्या करना है, देखिए A17 क्या बोलता है, ये प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट का प्रॉफिट जोड़ करके बोलिए 400। देखिए यहां टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स। फिर ये लॉस मेकिंग सेगमेंट का लॉस जोड़ लीजिए और बोलिए टोटल लॉसेस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट्स 50। अब्सोल्यूट अमाउंट में, इसको ब्रैकेट मत सोचिए, अब्सोल्यूट अमाउंट में दोनों में हायर कौन है? आंसर इज 400 हायर है। बोलो हाँ 400 हायर है अब्सोल्यूट अमाउंट में। ऐसे आप बोलेंगे ब्रैकेट 50 तो हमेशा ही लोअर रहेगा, ऊपर वाला हमेशा ही हायर रहेगा। नो, ब्रैकेट देके नहीं देखना है, अब्सोल्यूट अमाउंट में देखना है। 50 का लॉस, 400 का प्रॉफिट, 400 और 50 को देखिए कौन बड़ा है? आंसर ही 400 बड़ा है। तो इस 400 को बेस बना लीजिए। अब बोलिए 400 का 10% हुआ 40 बड़े का, तो 40 से इक्वल जिसका प्रॉफिट है
और 40 से इक्वल या मोर देन जिसका जिसका लॉस है, दे ऑल आर कंसीडर्ड रिपोर्टेबल। अब पैराग्राफ को फिर से पढ़िए, इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट दो है, ए और बी, उनका प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल टू या इज 10% और मोर ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है, इट्स प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सजा ठीक से कर देता हूं, इट्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू, थोड़ा इंग्लिश का राइटिंग में प्रॉब्लम हो गया, प्रोसेस वही है, इज इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। ये थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया, अभी ठीक हो गया, ठीक है। तो किया क्या, अब इसमें से जो भी मान लो 400 हायर आया था, 400 का 10% निकाले 40, तो ये जो ए और बी का प्रॉफिट है 40 से इक्वल टू या मोर है, तो बोलेंगे ये दोनों रिपोर्टेबल है। और सी का लॉस 40 है, तो इक्वल टू और मोर होने से इक्वल हो गया ना, तो सी भी रिपोर्टेबल है। लेकिन डी का लॉस ओनली 10 है, जो कि लेस अमाउंट है, तो डी रिपोर्टेबल नहीं है। गॉट इट। तो करना क्या है, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट की प्रॉफिट ऐड कर लो, लॉस मेकिंग सेगमेंट का लॉस ऐड कर लो, दो अमाउंट आएंगे, दो में से हायर चुन लो, हायर का 10% निकाल लो। अब हर सेगमेंट का अमाउंट जो भी प्रॉफिट का है या लॉस का है, उस 10% वाले अमाउंट से इक्वल टू या मोर है, तो उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला जाएगा। सारे लोग एक बार खाली यस और नो मेरे को या तो बोर्ड पे लिख करके बताइए कि हां सर समझ में आ गया, या फिर बोल के बताइए। वेरी गुड। आइए अब आगे चलते हैं। ये हुआ टोटल 3 क्राइटेरिया, अभी तक टोटल 6 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया। मैंने क्या बोला, कोई भी सेगमेंट अगर कंपनी की सेल का 10% या ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी सेगमेंट अगर कंपनी की असेट का 10% या ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी सेगमेंट अगर कंपनी की प्रॉफिट लॉस का 10% या ऊपर, रिजल्ट को प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, वो रिपोर्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर कोई सेगमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर कोई सेगमेंट पिछले साल लास्ट ईयर इन तीनों क्राइटेरिया सेल, असेट और रिजल्ट में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करके अगर रिपोर्टेबल बना था, तो अगले साल उसको ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल मान लिया जाएगा। टेनिस में हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं, फुटबॉल टेनिस में क्या है, इफ ए सेगमेंट बिकम्स रिपोर्टेबल इन लास्ट ईयर बाय फुलफिलिंग एनी ऑफ द अबव 3 क्राइटेरिया, 10% थ्रेशोल्ड ब्रैकेट में लिखा है, इट विल बी कंसीडर्ड रिपोर्टेबल ऑटोमेटिकली इन दिस ईयर। इजी है ये 4th क्राइटेरिया। थोड़ा सा मैं इसको आपके लायक बना दूं। ग्रेट। नाउ कम्स द 5th क्राइटेरिया। क्या बोलता है, इजी है, द मैनेजमेंट हैज ए डिस्क्रिशन टू इंक्लूड एनी सेगमेंट एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ इट डजंट क्वालिफाई टू बी रिपोर्टेबल। मतलब मान लो कोई सेगमेंट 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं किया और लास्ट ईयर भी वो 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं किया था, चारों क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, फिर भी अगर मैनेजमेंट का मन है कि नहीं हम इसको तो रिपोर्टेबल मानेंगे ही क्योंकि मेरे लिए ये दिल के नज़दीक है, या मान लो बहुत ही नया नया सेगमेंट है, इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाना ही चाहिए, और कोई मैनेजमेंट को कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, मैनेजमेंट अपने मर्जी से किसी भी सेगमेंट को एक रिपोर्टेबल सेगमेंट के रूप में इंक्लूड कर सकता है, उसके पास ये डिस्क्रिशन है। लेकिन उसके पास हटाने का डिस्क्रिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंक्लूड करने का डिस्क्रिशन है। ओके, एंड नाउ कम्स द लास्ट क्राइटेरिया। मान लो अब 75% क्राइटेरिया इज द लास्ट क्राइटेरिया। मैं थोड़ा एग्जांपल को ब्रॉड करता हूं, समझ में तो आ ही गया होगा कि मान लो मेरे पास 10 सेगमेंट थे, 4 की जगह मैं 10 कर देता हूं। 10 में से सारा ये जो 5 क्राइटेरिया पढ़े ना, सेल क्राइटेरिया, असेट क्राइटेरिया, रिजल्ट क्राइटेरिया, लास्ट ईयर क्राइटेरिया और मैनेजमेंट डिस्क्रिशन क्राइटेरिया, उससे 10 में से
6 ही रिपोर्टेबल हो पाए, ABCDEF। बाकी 4 GHIJ अनरिपोर्टेबल रह गए। सेल में भी छोटा, असेट में भी छोटा, रिजल्ट में भी छोटा, सब छोटा छोटा था, तो अनरिपोर्टेबल रह गया। तो इंस्टीट्यूट बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चीज बाकी है, एंड दैट इज 75% क्राइटेरिया। क्या है? जो 6 रिपोर्टेबल हुए ना, उनका एक्सटर्नल सेल, बाजार में जो वो लोग सेल करते हैं, उस एक्सटर्नल सेल का टोटल पता करो, और कंपनी का माने 10 सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल, माइंड इट ओनली एक्सटर्नल सेल, उसका टोटल पता करो। और देखो इन 6 का एक्सटर्नल सेल का टोटल, कंपनी का एक्सटर्नल सेल का टोटल का 75% से इक्वल टू या मोर हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो फैंटास्टिक, अगर नहीं हुआ तो इनमें से कोई भी 1, 2, 3, 4 मैनेजमेंट के मन के हिसाब से और इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट 75% की रिपोर्टिंग तो हो जाएगी। तो मान लो 6 सेगमेंट जो ABCDEF था ना, उनका टोटल सेल हुआ 300, और 10 का एक्सटर्नल सेल हुआ मान लो 420। तो आप 420 का 75% निकालोगे। अनुपम कैलकुलेटर है क्या? 420 का आप अगर 75% निकालोगे तो आएगा 315। चेक करके बोलना ये ठीक है क्या? अगर ये 315 आया तो आप देखो इन 6 सेगमेंट का टोटल 300 ही है, लेकिन 75% 315 चाहिए। तो सर क्या हुआ? आंसर इज, अगर आप 6 सेगमेंट का रिपोर्टिंग करेंगे तो 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। तो हमको GHIJ में से कोई भी 1, 2, 3 या 4 को लाना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स मोर देन और इक्वल टू 315। तो मान लो मैंने G को इंक्लूड किया, G का एक्सटर्नल सेल था 30, तो मेरा 300 और G को ऐड कर लिया तो 330 हो गया। तो नाउ इट इज क्रॉसिंग 315, तो नाउ 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और मेरा ABCDEF और G सब मिलकर रिपोर्टेबल हो गए। HIJ आर लेफ्ट अनरिपोर्टेबल। तो ये टोटल मेरे बच्चों 6 क्राइटेरिया है, जिससे सिर्फ ये सिलेक्शन होता है कि आउट ऑफ आवर 10 सेगमेंट्स और आउट ऑफ आवर 4 सेगमेंट्स विच आर रिपोर्टेबल एंड विच आर नॉट रिपोर्टेबल। गॉट इट? चलो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। बच्चों समझ में आता रहता है तो खाली यस नो बोलते रहा करो। एक बार सारे लोग लिख के बताओ, सब कुछ समझ में आया? एक ही बच्ची लिख रही है बार बार। आइए अगला डिस्कशन, क्या? हाउ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। सुनिएगा, यह पता चल गया कि 10 में से मेरे 7 रिपोर्टेबल सेगमेंट है, 3 नॉट रिपोर्टेबल है। अब रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? प्राइमरी रिपोर्टिंग में करना क्या है? एकदम शुरू में मैंने बोला था कि देयर आर 7 इंफॉर्मेशन जो हमको फर्निश करनी है प्राइमरी रिपोर्टिंग में। आइए वो 7 इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। ये 7 इंफॉर्मेशन कॉलमनर फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर देना है। एक्सटर्नल सेल, इंटरसेगमेंट सेल, टोटल सेल माने सेल, टोटल एसेट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, टोटल लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एडिशंस टू कैपिटल असेट और अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का नाम आप लोग सुनेंगे या सुन चुके होंगे AS 28 में।
तो सर ये 7 इंफॉर्मेशन मुझे क्या करना है, देना है, और क्या सेगमेंट वाइज देना है। कॉलम में टेबल बना दीजिए, रो कॉलम में। सर कैसे, इधर देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लो ये सारे रो हो गए, ROW रोज, ओके, ये सारे रोज हो गए। ये एक बड़ा सारा वो हो गया पर्टिकुलर टाइप का। यहां पे सेगमेंट के नाम आ गए ABCDEFGHIJ। मान लो ABCD 4 है और चारों के चारों रिपोर्टेबल है, से फॉर द टाइमिंग चारों के चारों रिपोर्टेबल है। तो इन चारों का नाम यहां लिख दिए। अब क्या करना है, हर सेगमेंट का, इस ए सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल दे दिया, टोटल असेट का फिगर दे दिया, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, प्रॉफिट लॉस का फिगर दे दिया, लाइबिलिटी का फिगर दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, एडिशन दे दिया, अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर सेगमेंट वाइज दे दिया। तो हर सेगमेंट का इस तरह से सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा। एग्जैक्टली स्पीकिंग दिस इज द प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग। प्राइमरी सेगमेंट का ऐसे रिपोर्टिंग होता है। नाउ यू विल आस्क कि सर अगर मान लीजिए किसी के 4 रिपोर्टेबल होते हैं और 2 अनरिपोर्टेबल छूट जाते हैं, छोटे छोटे वाले, ABCD रिपोर्टेबल है और E और F अनरिपोर्टेबल है, तो उनका क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था, फॉर ईच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रेजेंट द रिकॉन्सिलिएशन विद द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स। सर हाउ टू डू दैट, हम लोग क्या करेंगे, ABCD यहां लिखेंगे, फिर यहां पे लिख देंगे अदर्स, जिसमें E और F आ जाएगा। E और F का सेम, सेल, प्रॉफिट लॉस, असेट, लाइबिलिटी, ऐसे करके लिख देंगे, और फिर यहां पे टोटल लिख देंगे। अगर टोटल लिख देंगे तो टोटल फिगर कंपनी के फिगर से मैच कर जाएंगे, बिकॉज 4 तो रिपोर्टेबल सेगमेंट था, 2 अनरिपोर्टेबल, उनको यहां पे 2 मिला के कर दिए रिकॉन्सिलिएशन के लिए, तो टोटल कंपनी के फिगर से रिकंसाइल कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से सेगमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है प्राइमरी रिपोर्टिंग के लिए। नाउ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट, प्राइमरी रिपोर्टिंग विल कम टू एन एंड। क्या है, इनकम टैक्स का एसेट जिसको हम लोग एडवांस टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स का लायबिलिटी जिसको प्रोविजन फॉर टैक्सेस बोलते हैं, ये सब कॉर्पोरेट फिगर होते हैं, इनको सेगमेंटल फिगर मत बनाइएगा। इनकम टैक्स assets, liability like deferred tax asset, advance tax, provision for tax, etc. are not segmental information, they are corporate information. तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में इनकी जगह नहीं है, सेगमेंट वाइज इनका ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एटसेट्रा आर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट इंफॉर्मेशन में इनको देने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर सेगमेंट वालों का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, बस सेगमेंट का सेल, सेगमेंट का एक्सपेंस, सेल क्लोज जैसा बनाते हो P&L, बस ये सब फिगर सबको बिना लिए सेगमेंट से रिलेटेड, भाई सिगरेट में कितना सेल हुआ, सिगरेट बनाने में कितना खर्चा लगा, बेचने में कितना खर्चा लगा, ये सबको टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, और आपको तो इतना डिटेल में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सो प्राइमरी रिपोर्टिंग कम्स टू एन एंड हियर। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग घुस रहे हैं सेकेंडरी रिपोर्टिंग में। सेकेंडरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ लेस इंफॉर्मेशन या लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बट स्टिल दे आर टू बी फर्निश्ड, उनको भी दिखाना पड़ेगा। प्राइमरी रिपोर्टिंग के ठीक नीचे, जहां प्राइमरी रिपोर्ट बनाओगे उसके ठीक नीचे आपको सेकेंडरी रिपोर्ट भी बना करके देना पड़ेगा। केयरफुली सुनिएगा, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग। ए नंबर पैरा बोलता है कि प्रिडोमिनेंटली सेकेंडरी रिपोर्टिंग में ये 3 इंफॉर्मेशन जाती है, सेल, एसेट और एडिशन टू कैपिटल एसेट्स। अब आप बोलेंगे सर ये 3 तो वहां भी था ना, ये वो 7 में से भी तो ये तीनों है ना। आंसर इज यस। प्राइमरी रिपोर्टिंग में जो 7 जाता है उसमें से 3 ये है, जो 4 बच गया वो है लायबिलिटीज, वो है प्रॉफिट लॉस, वो है डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट। ओके तो सर सेकेंडरी रिपोर्टिंग में ये सब देंगे तो रिपीट नहीं होगा। नहीं बच्चों, कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आईटीसी है, वो 4 अपने बिजनेस सेगमेंट का, मान लो प्राइमरी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो अपने बिजनेस सेगमेंट का 7 इंफॉर्मेशन देगा, और ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो इंडिया आउटसाइड इंडिया है उसका ये 3 इंफॉर्मेशन देगा।
सिगरेट का कितना सेल हुआ, सिगरेट का कितना प्रॉफिट है, सिगरेट में कितना असेट घुसा हुआ है, लाइबिलिटी कितनी है, एडिशन कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है, सिगरेट डिवीजन का इंपेयरमेंट कितना है, वो सिगरेट डिवीजन के लिए देना है, बिकॉज सिगरेट डिवीजन उनके प्राइमरी रिपोर्टिंग में आता है। बट ज्योग्राफी जो इंडिया आउटसाइड इंडिया है वो उनका सेकेंडरी रिपोर्टिंग में आता है। उसका खाली ये 3 इंफॉर्मेशन देना है कि इंडिया में कितना सेल है, इंडिया में कितना असेट है, इंडिया में इस बार कितना एडिशन किए, और इंडिया के बाहर कितना सेल है, कितना असेट है, कितना एडिशन किए। बस ऐसा तो इंफॉर्मेशन देना है, दैट्स इट। तो प्राइमरी रिपोर्टिंग अगर आप बिजनेस सेगमेंट का कर रहे हो तो ही ज्योग्राफिकल सेगमेंट का सेकेंडरी रिपोर्टिंग करोगे, और प्राइमरी अगर ज्योग्राफी का कर रहे हो तो सेकेंडरी रिपोर्टिंग आपको बिजनेस सेगमेंट का करना है। ओके, सो प्रिडोमिनेंटली मैं फिर से बोलता हूं, सेकेंडरी रिपोर्टिंग में सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन देनी है, एक्सटर्नल सेल, एसेट्स और एडिशन टू द कैपिटल एसेट। अब आइए थोड़ा अंदर की तरफ घुसते हैं, थोड़ा जिसको बोलते हैं ना कि परफेक्ट नॉलेज लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड मैंने बोला ना कि प्रिडोमिनेंटली ये करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़े थोड़े लफड़ेज है, मतलब थोड़ा थोड़ा झमेला है। आइए उन झमेला को क्लियर कट तरीके से समझते हैं, सुनिएगा। ओके, बिकॉज ये पूरा कंप्लीट बात नहीं हुआ। BCDE वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको कंप्लीट पिक्चर सामने आएगा। जब आएगा तो एक बार खाली मेरे को हाँ या ना में जवाब दे देना कि सर हो गया। ओके, नाउ लिसन। अगर प्राइमरी रिपोर्टिंग किसी ने बिजनेस सेगमेंट के लिए कर दिया, ओके, तो सेकेंडरी रिपोर्टिंग उसको ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए करना है, और मान लो ज्योग्राफिकल सेगमेंट उसके पास मोर देन 1 है, तो वो क्या करेगा? वो पहले अपने जितने भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट हैं उनका एक्सटर्नल सेल का 10% वाला क्राइटेरिया कौन सा ज्योग्राफिकल सेगमेंट फुलफिल कर रहा है वो चेक करेगा, और उनका एक्सटर्नल सेल का रिपोर्टिंग कर देगा। फिर वो क्या करेगा, जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट 10% ऑफ द एसेट वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उनका एसेट और एडिशन रिपोर्ट कर देगा। तो सर आप तो बोले थे ना एक्सटर्नल सेल, एसेट और एडिशन, तो देखिए वही तो हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मेरी प्राइमरी रिपोर्टिंग बिजनेस सेगमेंट की हुई है, सेकेंडरी मुझे ज्योग्राफी की करनी है, तो व्हाट आई विल डू फॉर दो ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स whose external sale is 10% or more, I will report external sales for them. And for those geographical segments whose assets are 10% or more of the total asset, I will report assets and additions. That's it. अब मान लीजिए उल्टा, ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन मजा आएगा सुन करके। अब मान लीजिए कि my primary reporting is for geographical segments and my secondary reporting will be for business segments, obviously, because दो ही तो क्लास है, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। थोड़ा डिस्टिंक्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ द प्राइमरी रिपोर्टिंग इज फॉर ज्योग्राफिकल सेगमेंट, सेकेंडरी विल बी फॉर बिजनेस सेगमेंट। इसमें क्या करना है, बिजनेस सेगमेंट क्योंकि सेकेंडरी रिपोर्टिंग में आता है और हम अभी सेकेंडरी रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, हम उन सारे बिजनेस सेगमेंट्स का जो एक्सटर्नल सेल का क्राइटेरिया फुलफिल करता है 10% वाला, या जो एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, आइदर और, आप या तो एक्सटर्नल सेल का क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए या एसेट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए, आइदर और। हम आपका एक्सटर्नल सेल, एसेट और एडिशन तीनों रिपोर्ट करेंगे। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि रिपोर्ट एक्सटर्नल सेल्स, एसेट एंड एडिशंस फॉर दोज बिजनेस सेगमेंट्स हु फुलफिल ईदर 10% ऑफ द एसेट क्राइटेरिया और 10% ऑफ द एक्सटर्नल सेल क्राइटेरिया। जबकि ऊपर वाले पैराग्राफ में थोड़ा डिफरेंट था, एक्सटर्नल सेल क्राइटेरिया फुलफिल करने वालों को एक्सटर्नल सेल रिपोर्ट करना पड़ता था, एसेट क्राइटेरिया फुलफिल करने वालों का एसेट और एडिशन रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ज्योग्राफी प्राइमरी और बिजनेस सेकेंडरी हुआ, आइदर और, आप या तो एक्सटर्नल सेल क्राइटेरिया फुलफिल करो या एसेट क्राइटेरिया फुलफिल करो, हम आपका एक्सटर्नल सेल, एसेट और एडिशन तीनों रिपोर्ट करने वाले हैं।
एक बार वापस से बोल दो, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये डी नंबर पैराग्राफ है बच्चों, ये जो डी नंबर पैराग्राफ है ना, ये सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट वगैरह में रेलेवेंट नहीं है, बट मैं छोड़ू ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सो देयरफॉर आई एम टीचिंग इट। ओके, मैंने आज तक ये पैराग्राफ प्रैक्टिकली कभी भी एप्लीकेबल होते हुए नहीं देखा, बट स्टिल एग्जाम में जाते वक्त आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये स्टोरी है कि अगर किसी का ज्योग्राफिकल सेगमेंट लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, भाई ज्योग्राफी माने तो लोकेशन को ही तो बोलते ना, लोकेशन ऑफ कस्टमर्स और लोकेशन ऑफ एसेट, छोटा सा पैरा है, खाली सुन लीजिए, याद हो जाएगा, एग्जाम में इग्नोर मार सकते हो, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। मान लो किसी कंपनी के कस्टमर्स का लोकेशन और असेट का लोकेशन अलग अलग है, मतलब कस्टमर्स आर लोकेटेड इन से इंडिया, अमेरिका और अफ्रीका, बट असेट्स आर लोकेटेड इन से, क्या बोलूं, इनसे यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर ऐसा है, होता नहीं है क्योंकि ज्यादातर कंपनियों की असेट जहां होती है कस्टमर भी वहीं होते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है माल बेचने का, बट स्टिल अगर किसी कंपनी का लोकेशन ऑफ कस्टमर्स अलग जगह पे है और लोकेशन ऑफ असेट अलग जगह पे है, तो एक लफड़ा एक्स्ट्रा पैदा हो जाता है। अब ये भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, ये भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, तो इसमें इंस्टीट्यूट का A17 में यही बोलना है कि बाई चांस अगर आपका ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, अगर आपने लोकेशन ऑफ, इजी है, याद आराम से हो जाएगा, अगर आपने लोकेशन ऑफ कस्टमर को प्राइमरी माना है, लोकेशन ऑफ कस्टमर को, बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस को सेकेंडरी रिपोर्टिंग, क्योंकि लोकेशन ऑफ कस्टमर आफ्टर ऑल ज्योग्राफिकल है, बिजनेस का आपने सेकेंडरी रिपोर्टिंग कर दिया होगा, लेकिन लोकेशन ऑफ असेट का रिपोर्टिंग तो बच गया, तो इसके लिए आप खाली एसेट और एडिशन का रिपोर्टिंग कर दीजिएगा उन सेगमेंट्स का जिनका 10% ऑफ असेट का क्राइटेरिया फुलफिल होता है। सो इसको याद करने के लिए इतना ही है। अगर आपका लोकेशन ऑफ असेट प्राइमरी है तो प्राइमरी का 7 रिपोर्टिंग आप कर चुके होंगे, बिजनेस का 3 रिपोर्टिंग आप कर चुके होंगे, बिजनेस सेकेंडरी है, इसको भी सेकेंडरी मानना है लोकेशन ऑफ असेट को, और इसका एसेट और एडिशन का रिपोर्टिंग कर देना है। मैं पढ़ता हूं, इफ लोकेशन ऑफ ये वाला इफ लोकेशन ऑफ कस्टमर इज प्राइमरी then an additional reporting is required for location of asset, and that is report asset and addition for those segment whose asset is 10% or more of the total assets. Similarly, अगर आपका लोकेशन ऑफ असेट प्राइमरी है तो आपने इसकी प्राइमरी रिपोर्टिंग कर दी होगी, फिर आपने ज्योग्राफिकल बिजनेस की सेकेंडरी रिपोर्टिंग भी कर दी होगी, लेकिन लोकेशन ऑफ कस्टमर का रिपोर्टिंग अभी बाकी रह गया। तो खाली क्या करना है कि जिनका जिनका एक्सटर्नल सेल, इसमें एक्सटर्नल सेल का रिपोर्टिंग होगा क्योंकि सेकेंडरी रिपोर्टिंग है ये भी, जिनका जिनका एक्सटर्नल सेल 10% से इक्वल टू या मोर है उनका आप एक्सटर्नल सेल रिपोर्ट कर दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स, इफ लोकेशन ऑफ असेट इज प्राइमरी देन एन एडिशनल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लोकेशन ऑफ कस्टमर, एंड दैट इज रिपोर्ट एक्सटर्नल सेल्स फॉर दोज सेगमेंट हुज एक्सटर्नल सेल इज 10% और मोर ऑफ द टोटल एक्सटर्नल सेल। सो विद दिस अपना टोटल सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्कशन कंप्लीट होता है। 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बचते हैं, रीडिंग करने से ही कंप्लीट हो जाएंगे वो। पैराग्राफ नंबर 9 क्या है? द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आप सीए फाइनल वगैरह में जाओगे, जब आप कॉर्पोरेट वर्किंग करोगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचता है। MIS रिपोर्ट बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। कि नॉर्मली ये जो प्राइमरी सेकेंडरी का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, कि किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी बोलेंगे, वो सबसे उसको पता करने का जो रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल वाला बात नहीं बोले थे, किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी बोलेंगे, उसमें बोलते हैं लोग कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, उससे पता चल जाता है
कि कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी रिपोर्टिंग किसका होने वाला है। उसमें रिस्क एंड रिटर्न की बातचीत भी, मतलब आप रिस्क एंड रिटर्न के इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पेपर बनता है ना, उसमें रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से ऑलरेडी डिस्टिंक्शन किया हुआ रहता है। जैसे अब मान लो कंपनी का सीईओ है, सीईओ तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो पहले ब्रांच लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर जोनल लेवल पे जाएगा, फिर कंट्री लेवल पे जाएगा। तो उनका पूरा डिवाइड किया हुआ इंफॉर्मेशन को उस तरीके से कि वहीं से उनको प्राइमरी और सेकेंडरी का आइडिया लग जाता है। तो एक थ्योरी का छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखने लायक, क्या कि द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द गाइडिंग फोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट्स। हाउएवर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न cannot be ignored. Last point है 17 का कि if an entity prepares both individual financial statements as well as consolidated financial statements, नाम आपने सुना होगा, consolidated financial statement मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का मिलाया हुआ बैलेंस शीट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इधर होल्डिंग का अलग बैलेंस शीट, सब्सिडरी का अलग बैलेंस शीट। तो अगर कोई रिलायंस की जैसी कंपनी है जो अपना बैलेंस शीट भी दे रही है एनुअल रिपोर्ट में और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी दे रही है एनुअल रिपोर्ट में, तो इफ एन एंटिटी प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स बोथ इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको सेगमेंट रिपोर्टिंग सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देने की जरूरत है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेगमेंट रिपोर्टिंग उसको करने का जरूरत नहीं है। वो चाहे तो करे बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ए बिग कंपनीज जिनके पास सब्सिडरीज होती हैं उनका सेगमेंट रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे होता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे नहीं होता। सो विद दिस वी कंक्लूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। जो भी बच्चे क्लास में हैं मुझे बताएं आपको अच्छे से समझ में आया, यस और नो। अंशु, अरफा, एस के तौहीद एंड सतीश। अरफा ने लिखा यस सर, अंशु ने लिखा यस सर, इसके तौहीद नहीं लिख पा रहा है, इसके तौहीद ने भी लिखा यस सर, सतीश तो शायद लेट से ज्वाइन किया, बट एनीवे। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अनुपम बंद।